जय हिंद। ओशन करंट्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी और हमने देखा था कि ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है और हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर ओशन करंट्स के बारे में। मेजर ओशन करंट्स की कहानी क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इतना हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो मेजर ओशन करंट्स हैं, इनको ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय द प्रिवेलिंग विंड्स एंड बाय कोरियोलिस फोर्स। इनफैक्ट इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी चार प्राइमरी फोर्सेस के बारे में, और ये जो चार प्राइमरी फोर्सेस हैं, इनमें से विंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फोर्स। इसके बारे में भी इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, बातचीत की थी। तो ये जो ओशन करंट्स हैं, इनको ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया जाता है, एक तो बाय द प्रिवेलिंग विंड्स और दूसरा बाय द कोरियोलिस फोर्स। सवाल आता है कि ये जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, ये ओशन करंट्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। देखो, ये जो ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न देखने को मिलता है, आमतौर पे ये जो ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न है, ये अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को फॉलो करता है। अर्थ का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न, या फिर ये कहें कि अर्थ का जो एयर सर्कुलेशन पैटर्न है, उसको आमतौर पे ये जो ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न है, ये फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल लैटिट्यूड्स की अगर बात करें, तो मिडिल लैटिट्यूड्स में ये जो एयर का सर्कुलेशन देखने को मिलता है ओवर द ओशंस, ये ज़्यादातर एंटी साइक्लोनिक होता है, और इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। मिडिल लैटिट्यूड्स में ये जो एयर का सर्कुलेशन देखने को मिलता है ओवर द ओशंस, ये ज़्यादातर एंटी साइक्लोनिक होता है। और एंटी साइक्लोनिक होता है, इसका मतलब क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये जो एयर का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो एयर का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलता है। बेहद सिंपल। मिडिल लैटिट्यूड्स में ये जो एयर का सर्कुलेशन देखने को मिलता है ओवर द ओशंस, ये मेनली एंटी साइक्लोनिक होता है। एंटी साइक्लोनिक होता है, इसका मतलब क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये जो एयर का सर्कुलेशन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो एयर का सर्कुलेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलता है। और मिडिल लैटिट्यूड्स में अगर बात करें ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न के बारे में, तो मिडिल लैटिट्यूड्स में ये जो ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न है, ये लगभग सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा मिडिल लैटिट्यूड्स में एयर का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। और ये आप इमेज में भी देख सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको एक वार्म करंट दिख रहा होगा जिसको बुलाया जाता है गल्फ स्ट्रीम। ये जो गल्फ स्ट्रीम नाम का वार्म करंट है, इसकी अगर डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर अगर दूसरा करंट देखोगे तो कुरोशियो करंट आपको दिख रहा होगा। ये जो कुरोशियो करंट है, ये भी वार्म करंट है, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन कैसी है, इसकी भी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। इधर अगर देखोगे तो इधर आपको कैलिफोर्निया करंट दिख रहा होगा, और ये कोल्ड करंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। वहीं अगर बात करें सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे आपको एक कोल्ड करंट दिख रहा होगा, वेनेजुएला करंट। ये जो वेनेजुएला करंट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर आपको ब्राजीलियन करंट दिख रहा होगा। ये जो ब्राजीलियन करंट है, ये वार्म करंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर आपको एक हम्बोल्ट करंट दिख रहा होगा। ये जो हम्बोल्ट करंट है, ये कोल्ड करंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर आपको एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट दिख रहा होगा। ये जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब अगर बेहद सिंपल तौर पे कहें, तो ये जो ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न देखने को मिलता है, ये ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न आमतौर पे अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न होता है, उसको फॉलो करता है। वहीं अगर बात करें हायर लैटिट्यूड्स के बारे में, तो हायर लैटिट्यूड्स में भी ये जो एयर का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ये जो विंड का फ्लो देखने को मिलता है, ये ज़्यादातर साइक्लोनिक होता है। और हायर लैटिट्यूड्स में एयर का सर्कुलेशन ज़्यादातर साइक्लोनिक होता है। इसका मतलब क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो एयर है, वो सर्कुलेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो एयर है, वो सर्कुलेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हायर लैटिट्यूड्स में जो एयर का सर्कुलेशन होता है, वो मोस्टली साइक्लोनिक देखने को मिलता है। साइक्लोनिक देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो एयर है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो एयर है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करती है।
और हायर लैटिट्यूड्स में जो ओशनिक सर्कुलेशन देखने को मिलता है, वो ओशनिक सर्कुलेशन मोटा मोटा ये जो एयर सर्कुलेशन का पैटर्न है इसी को फॉलो करता है। वही बात फिर से रिपीट हो गई कि अगर सिंपल तौर पे कहें तो जो जनरल पैटर्न है वो क्या है कि ये जो ओशन करंट्स हैं ये आमतौर पे अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर बात करें उन एरियाज के बारे में, उन रीजन्स के बारे में जहां पे मॉनसूनल विंड्स देखने को मिलती हैं, तो उन एरियाज में जो करंट का मूवमेंट देखने को मिलता है वो करंट का मूवमेंट इन मॉनसून विंड से इन्फ्लुएंस होता है, विच मीन्स कि विंड्स जो हैं वो ओशन करंट्स के सर्कुलेशन के पैटर्न को इंपैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं। प्रिवेलिंग विंड्स किस तरीके से ओशन करंट्स के सर्कुलेशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती हैं, होपफुली वो आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है कि कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से ये जो करंट्स हैं इनके सर्कुलेशन पैटर्न को इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। और कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने कई बार पढ़ा हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये मूविंग विंड को, ये मूविंग वाटर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। ओशन करंट्स, ये जो ओशन वाटर मूव कर रहा होता है इसको भी कोरियोलिस फोर्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो ओशनिक सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ये ओशनिक सर्कुलेशन एक तरीके से करता क्या है? ये ओशनिक सर्कुलेशन एक तरीके से एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक हीट को ट्रांसपोर्ट करता है, हीट को ट्रांसफर करता है। कैसे ट्रांसफर करता है? देखो, ये जो ओशनिक सर्कुलेशन है इसमें होता क्या है, कोल्ड वाटर्स जो कि आर्कटिक रीजन में देखने को मिलते हैं, जो कि अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलते हैं, वो जो कोल्ड वाटर्स हैं वो चलते हुए, वो सर्कुलेट करते हुए वार्म वाटर वाले रीजन्स में मूव करते हैं। वार्म वाटर वाले रीजन्स जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स, जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स। अब सोच के देखो कि आर्कटिक रीजन से, अंटार्कटिक रीजन से जो कोल्ड वाटर है वो चल के आ रहा है और ये जो कोल्ड वाटर है ये ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में जो वार्म वाटर है उसके साथ में मिक्स हो रहा है। जब ये मिक्स होगा तो ये जो वार्म वाटर है इसका टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होगा। एक तरीके से हीट ट्रांसफर हुई या नहीं हुई? बट ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफर हुई। और उल्टा भी होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स का, जो इक्वेटोरियल रीजन्स का, जो लोअर लैटिट्यूड्स का वार्म वाटर होता है, वो वार्म वाटर मूव करते करते पोल्स की तरफ जाता है और पोल्स पे जो कोल्ड वाटर होता है उसके साथ में मिक्स हो जाता है। तो एक तरीके से ये जो ओशनिक सर्कुलेशन है, इस ओशनिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? इस ओशनिक सर्कुलेशन में एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड की तरफ, या फिर ये कहें कि लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ एंड वाइस वर्सा, हीट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अभी तक हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा। एक तो हमने ये देखा कि ये जो ओशन करंट्स हैं इनको ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया जाता है, एक तो बाय द प्रिवेलिंग विंड्स और दूसरा बाय द कोरियोलिस फोर्स। दूसरा हमने ये देखा कि ये जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं और ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये किस तरीके से ये जो करंट्स हैं इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। पूरा डिटेल में हमने उसके बारे में पढ़ा। और तीसरा हमने ये भी बात की कि ये जो ओशनिक सर्कुलेशन है इसमें असेंशियली क्या हो रहा है, एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड की तरफ हीट जो है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो इमेज दे रखी है, इस इमेज में बात की गई है मेजर करंट्स के बारे में। इस इमेज को थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। ये जो ओशन करंट्स हैं इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे। लेकिन पहले अपने लेवल पे समझते हैं कि ओशन करंट्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। और इसमें
दो तीन चीजें हमें समझने की जरूरत है। एक तो मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर, मान लेते हैं कि ये है खूब सारा ओशन वाटर, ये है खूब सारा ओशन वाटर, और मान लेते हैं ये है एक कोस्ट और ये है दूसरा कोस्ट। ये जो ओशन वाटर है इसके ऊपर विंड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हमें ये पता है कि जब ये विंड फ्लो करेगी तो इस विंड का जो फ्रिक्शनल ड्रैग है वो सरफेस वाटर के ऊपर लगेगा, और इस फ्रिक्शनल ड्रैग की वजह से ये जो सरफेस वाटर है, ये सरफेस वाटर आगे की तरफ पुश होगा, ये जो सरफेस वाटर है ये आगे की तरफ बहेगा। ये जो विंड है, ये विंड सरफेस वाटर को अपने साथ में आगे की तरफ बहा के ले जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो कोस्ट है इस कोस्ट के ऊपर खूब सारा वार्म वाटर जो है वो पाइल अप हो जाएगा, खूब सारा वार्म वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए। विंड जो है वो सरफेस वाटर को जो कि वार्म है उसको अपने साथ में बहा के लेके जा रही है इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से ये जो कोस्ट है इस कोस्ट पे खूब सारा वार्म वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, जहां से पानी बह के जा रहा है वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा तो इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई कौन करेगा, इस वैक्यूम को नीचे से कोल्ड वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आएगा और ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो कोस्ट है इस कोस्ट पे खूब सारा कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा। अच्छा, गहराई में से ये जो कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ उठ के आ रहा है इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है अप वेलिंग। क्या बुलाया जाता है, अप वेलिंग बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो कोस्ट है जहां पे अप वेलिंग हो रही है वहां पे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है विच मीन्स कि एयर भी कोल्ड होगी। एयर भी अगर कोल्ड होगी तो यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ड्राई कंडीशंस देखने को मिलेंगी। कैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी, ड्राई कंडीशंस, एरिड कंडीशंस देखने को मिलेंगी, डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, अप वेलिंग हो रही है, ये जो कोल्ड वाटर है इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये जो कोल्ड वाटर है, ये जो अप वेलिंग के थ्रू कोल्ड वाटर ऊपर आ रहा है इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और क्योंकि ये पानी न्यूट्रिएंट्स में रिच है तो इस कोस्ट पे प्लैंकटॉन्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो ओशन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस कोस्ट पे क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच वाटर है तो यहाँ पे फिश पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि फिश पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब फिश पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो ये जो कोस्ट है इस कोस्ट पे फिशिंग जोन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है फिशिंग जोन देखने को मिलेगा। तो एक कोस्ट पे जहां पे अप वेलिंग हो रही है वहां पे फिश पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहां पे प्लैंकटॉन्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पे ड्राई कंडीशंस देखने को मिलेंगी, एरिड कंडीशंस देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ ये जो कोस्ट है जहां पे वार्म वाटर इकट्ठा हो गया है, अब क्योंकि पानी गर्म है तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी, और हमें ये पता है कि हॉट एयर राइजेस अप, हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर की तरफ राइज करेगी और यहाँ पे लंबे चौड़े क्लाउड्स को फॉर्म करेगी, और जब यहाँ पे लंबे चौड़े क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो इस कोस्ट के ऊपर खूब सारा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, खूब सारी रेनफॉल देखने को मिलेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये जो वार्म वाटर है ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और क्लाउड्स बन जाएंगे। बहुत सारा पानी इवेपोरेट होगा और बहुत सारा वार्म वाटर जो है वो नीचे की तरफ सिंक करने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। ये जो वार्म वाटर नीचे की तरफ सिंक कर रहा है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बुलाया जाता है डाउन वेलिंग। क्या बुलाया जाता है, डाउन वेलिंग बुलाया जाता है। देखो, इस पूरी कहानी से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस कोस्ट पे वार्म वाटर इकट्ठा होता है वहां पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, वहां पे खूब सारा प्रेसिपिटेशन, खूब सारी रेनफॉल देखने को मिलती है। और जिस कोस्ट से ये पानी जा रहा होता है उस कोस्ट पे नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ आता है, उस कोस्ट पे अप वेलिंग देखने को मिलती है। कोल्ड वाटर आ रहा है इसकी वजह से जो एयर है वो भी कोल्ड होगी, इसकी वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ड्राई कंडीशंस देखने को मिलेंगी, एरिड कंडीशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो कोल्ड वाटर है ये न्यूट्रिएंट रिच है, और न्यूट्रिएंट रिच होने की वजह से यहाँ पे प्लैंकटॉन्स की पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ पे
फिश की पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज समझो। मान लेते हैं कि एक कॉन्टिनेंट ये है, एक कॉन्टिनेंट जो है वो ये है, और मान लेते हैं कि दूसरा कॉन्टिनेंट ये है, मान लेते हैं कि दूसरा कॉन्टिनेंट ये है। अब मान लेते हैं कि ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ये क्या है? ये है 0 डिग्री इक्वेटर। फिर मान लेते हैं कि लगभग यहां पे 30 डिग्री लेटीट्यूड देखने को मिलता है, और लगभग यहां पे मान लेते हैं कि 60 डिग्री लेटीट्यूड देखने को मिलता है। दोनों ही हेमिस्फीयर में ये होगा, बट हम एक हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, यहां पे हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो एकदम जीरो होता है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो एब्सेंट होता है इक्वेटर के ऊपर। हमें ये भी पता है कि लगभग 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 30 डिग्री लैटिट्यूड तक जो विंड्स फ्लो करती हैं वो कौन सी हैं? वो होती हैं ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। और 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो विंड्स फ्लो करती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं वेस्टर्लीज। कौन सी होती हैं? वो होती हैं वेस्टर्लीज। ये हमें समझ में आता है। अब देखो होगा क्या कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, और जब ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी तो ओशन का जो सरफेस वाटर है उसको अपने साथ में इस डायरेक्शन में लेके जाएंगी, इस डायरेक्शन में लेके जाएंगी। ओशन का जो सरफेस वाटर है जो कि वार्म है, उसको ट्रेड विंड्स अपने साथ में बहा के इस डायरेक्शन में लेके जाएंगी। और ये जो कोस्ट है, ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट के ऊपर खूब सारा वार्म वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। खूब सारा वार्म वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। दोनों ही हेमिस्फीयर्स में ये होगा, लेकिन हम एक हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं ये बात। अच्छा, ये जो पानी है ये खूब सारा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना इस पानी के ऊपर अभी कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है। अब जैसे ये पानी इस कोस्ट के ऊपर इकट्ठा होने की शुरुआत करेगा तो कोस्ट लाइन को फॉलो करेगा, और कोस्ट लाइन को फॉलो करते हुए ये जो पानी है ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो पानी है ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही डिफ्लेक्ट होके इक्वेटर से थोड़ा सा दूर जाएगा तो इस पानी के ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगने लगेगा। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये इस पानी को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने की शुरुआत करेगा, राइट डायरेक्शन में घुमाने की शुरुआत करेगा। अच्छा, ये जो पानी है ये राइट में डिफ्लेक्ट हो गया और लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंच गया। और 30 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंचने के बाद यहाँ पे कौन सी विंड्स चल रही हैं? वेस्टर्लीज चल रही हैं। अब ये जो वेस्टर्लीज विंड्स हैं, ये वेस्टर्लीज जो हैं वो इस पानी को और ज्यादा आगे की तरफ बहा के ले जाएंगी। वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ये जो पानी है ये और ज्यादा आगे की तरफ भागेगा। लेकिन वेस्टर्लीज इस पानी को आगे की तरफ बहा के ले जा रही हैं, बट कोरियोलिस फोर्स अभी भी इसको राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। कोरियोलिस फोर्स जो है वो अभी भी इस पानी को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो कोस्ट है इस कोस्ट पे से पानी जा रहा है, यहां से पानी जब जाएगा तो अप वेलिंग देखने को मिलेगी, और नीचे गहराई से खूब सारा कोल्ड वाटर जो है वो इस कोस्ट पे इकट्ठा हो जाएगा। खूब सारा कोल्ड वाटर जो है वो इस कोस्ट पे इकट्ठा हो जाएगा, विच मीन्स कि इस कोस्ट पे कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा और इस कोस्ट पे जो है वो वार्म वाटर देखने को मिलेगा। आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये जो पानी है ये वापस से डिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ में मिल जाएगा। अब देखो इधर से रिलेटिवली वार्म वाटर आ रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी कोल्ड वाटर है। ये जो कोल्ड वाटर और वार्म वाटर मिक्स होगा, इस मिक्सिंग की वजह से कोल्ड वाटर जो नीचे से आया था वो न्यूट्रिएंट रिच है, और ये जो वार्म वाटर है जो कि रिलेटिवली वार्म है वो टेम्परेचर को थोड़ा सा मॉडरेट करेगा। और उसकी वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कि न्यूट्रिएंट रिच और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे फिश की पॉपुलेशन में खूब सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे फिशिंग जोन देखने को मिलेगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये जो पानी इधर जा रहा था इसमें से कुछ पानी जो है वो तो डिफ्लेक्ट हो गया राइट डायरेक्शन में और वापस चला गया इक्वेटर वाली साइड में। लेकिन वेस्टर्लीज का भी तो इंपैक्ट है, और ये जो वेस्टर्लीज हैं ये कुछ पानी को सीधा बहा के ले जाएंगी, इस डायरेक्शन में बहा के ले जाएंगी। ये जो कुछ पानी है ये वार्म है, और वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ये पानी सीधा चला गया और इस कोस्ट के ऊपर एक बार फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा? इस कोस्ट के ऊपर
आपको वार्म वाटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वार्म वाटर देखने को मिलेगा। और इसके अपोजिट इधर देखोगे तो इधर वाले कोस्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा। और ये चीज दोनों ही हेमिस्फीयर्स में हो रही है। इधर अगर देखोगे तो इधर ये पानी जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो है वो पानी को लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, वो पानी को लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो इधर कुछ इस तरीके की जो सर्कुलेशन है वो बनेगी। अच्छा, बीच में ये जो लंबा चौड़ा पानी पाइलअप हुआ, इकट्ठा हुआ, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, ये जो पानी एक्यूमुलेट हुआ बीच में, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को जायर बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? जायर बुलाया जाता है। इसके बारे में पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, बातचीत की थी। होपफुली आपको ये याद होगा। अब थोड़ा सा और देखो, अगर बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स की और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। अच्छा, उससे पहले अगर इसको ए कॉन्टिनेंट मान लें और अगर इसको बी कॉन्टिनेंट मान लें, तो ये जो ए कॉन्टिनेंट है, इस ए कॉन्टिनेंट का ये कौन सा कोस्ट है? वेस्ट कोस्ट है। आपको समझ में आता है। और बी कॉन्टिनेंट का ये कौन सा कोस्ट है? बी कॉन्टिनेंट का ये ईस्ट कोस्ट है। ये भी आपको समझ में आता है। अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसको। देखो, अगर बात करें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की अगर बात करें, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट होता है, उस वेस्ट कोस्ट पे कोल्ड वाटर देखने को मिलता है, कूल वाटर देखने को मिलता है। देख रहे हैं ना हम कि खूब सारा कोल्ड वाटर जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। कोल्ड वाटर देखने को मिलता है और एरिड कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और क्योंकि पानी कोल्ड है तो इसकी वजह से यहाँ पे खूब सारा फॉग भी देखने को मिलता है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर इन्हीं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे बात करें, तो ईस्ट कोस्ट पे कैसा पानी देखने को मिल रहा है? वार्म वाटर देखने को मिल रहा है। कैसा पानी देखने को मिल रहा है? वार्म वाटर देखने को मिल रहा है। और वार्म वाटर है तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो राइज अप करेगी, गर्म हो जाएगी, राइज अप करेगी और क्लाउड्स को फॉर्म करेगी, और यहाँ पे खूब सारी रेनफॉल भी देखने को मिलेगी। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की अगर बात करें, रीजन्स की अगर बात करें, तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे कोल्ड वाटर देखने को मिलता है, ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं और फॉग देखने को मिलती है। इन्हीं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट के बारे में बात करें तो वार्म वाटर देखने को मिलता है, खूब सारी रेनफॉल देखने को मिलती है। और अगर बात करें मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स की, मतलब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की अगर बात करें, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स का वेस्ट कोस्ट है, इस वेस्ट कोस्ट पे कैसा पानी देखने को मिल रहा है? इस वेस्ट कोस्ट पे कैसा पानी देखने को मिल रहा है? इस वेस्ट कोस्ट पे वार्म वाटर देखने को मिल रहा है। कैसा पानी देखने को मिल रहा है? वार्म वाटर देखने को मिल रहा है। और मराइन क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और अगर मराइन क्लाइमेट होगा तो इसका मतलब क्या है? कि मराइन क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और जो कोस्टल क्लाइमेट है वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होगा और ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा। तो मिडिल और हाई लैटिट्यूड्स में जो कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट होता है उस पर वार्म वाटर देखने को मिलता है, उस पर मराइन क्लाइमेट देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तीसरी चीज और याद रख सकते हो आप, जहां भी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की मिक्सिंग देखने को मिलेगी, जहां भी कोल्ड करंट और हॉट करंट की मिक्सिंग देखने को मिलेगी, वहां पे ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेनिश होगी। वहां पे जो प्लैंक्टॉन्स हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहां पे जो फिश की पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेहद सिंपल है ना। ये जो कोल्ड वाटर है ये नीचे से आया है, अप वेलिंग के थ्रू आया है, तो ये न्यूट्रिएंट रिच है, तो खूब सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और हॉट वाटर आ गया तो हॉट वाटर ने कोल्ड वाटर में मिक्स होके एक मॉडरेट, एक इफेक्टिव टेम्परेचर क्लाइमेट क्रिएट कर दिया, और इसकी वजह से कंडीशंस एडिक्वेट हो गई और यहाँ पे प्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो फिश की पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक तीसरी चीज और समझ सकते हो आप। देखो, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं ये है 0 डिग्री इक्वेटर। अब 0 डिग्री इक्वेटर पे ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स अपने साथ में पानी को इस डायरेक्शन में बहा के ले जाती हैं, पानी को इस डायरेक्शन में बहा के ले जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट पे खूब सारा वार्म वाटर जो है वो पाइल अप हो जाता है, खूब सारा वार्म वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ये जो वार्म वाटर पाइल अप हुआ, इसकी वजह से इसके ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, और ऊपर की तरफ राइज करने के बाद क्लाउड्स को फॉर्म करती है,
और अगर क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो यहाँ पे खूब सारा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे खूब सारी रेनफॉल देखने को मिलेगी। दूसरा, ये जो वार्म वाटर है ये पूरा का पूरा इवेपोरेट नहीं होगा, खूब सारा वार्म वाटर जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करने की शुरुआत कर देगा, वो नीचे की तरफ जाने की शुरुआत कर देगा, और इसको क्या बुलाया जाता है, इसको डाउन वेलिंग बुलाया जाता है। एक तीसरी चीज और देखने को मिलेगी, बहुत सारा वार्म वाटर जो है वो वापस से उल्टा ट्रेवल करने की शुरुआत कर देगा, वो वापस से उल्टा ट्रेवल करने की शुरुआत कर देगा। क्यों उल्टा ट्रेवल करने की शुरुआत कर देगा? बिकॉज इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो जीरो है, तो कोरियोलिस फोर्स का तो कोई इंपैक्ट है नहीं, तो पानी सीधा सीधा जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। अब इस कोस्ट पे खूब सारा वार्म वाटर जो है वो पाइलअप हो गया है, बहुत सारा इवेपोरेट हो रहा है, बहुत सारा डाउनवेल करके नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ वार्म वाटर जो है वो वापस से उल्टा जाने की शुरुआत कर देगा। ये जो पानी उल्टा जा रहा है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको इक्वेटोरियल काउंटर करंट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इसको इक्वेटोरियल काउंटर करंट बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आई हैं तो टेक्स्ट को समझना बेहद इजी है। देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ये जो ओशन करंट्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओशन करंट्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर बात की जाए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बारे में, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में जो कॉन्टिनेंट्स का वेस्ट कोस्ट होता है उस वेस्ट कोस्ट के ऊपर कूल वाटर्स देखने को मिलते हैं, ठंडा पानी देखने को मिलता है। और क्योंकि कोल्ड वाटर देखने को मिलता है तो जो एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे वो रिलेटिवली कम होता है। नैरो ड्यूरेनल और एनुअल रेंज देखने को मिलती है। इस कोल्ड वाटर की वजह से फॉग देखने को मिलता है वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, और एरिड एरियाज देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स के बारे में, तो मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स में जो कॉन्टिनेंट्स का वेस्ट कोस्ट है उस पे वार्म वाटर्स देखने को मिलते हैं, उस पे एक मराइन क्लाइमेट देखने को मिलता है, और मराइन क्लाइमेट होने की वजह से जो टेम्परेचर है उसके एक्सट्रीम्स देखने को नहीं मिलते हैं। कूल समर्स देखने को मिलती हैं और रिलेटिवली माइल्ड विंटर्स देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट के बारे में, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में जो कॉन्टिनेंट्स का ईस्ट कोस्ट है वहां पे वार्म वाटर देखने को मिलता है, वहां पे रेनी क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये अभी अभी हमने पढ़ा है, बातचीत की है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां भी वार्म और कोल्ड करंट्स की मिक्सिंग देखने को मिलेगी, जहां भी वार्म और कोल्ड करंट मिक्स होगा वहां पे ऑक्सीजन रिप्लेनिश होती हुई दिखाई देगी, वहां पे प्लैंकटॉन्स की ग्रोथ दिखाई देगी, वहां पे फिश पॉपुलेशन में भी ग्रोथ दिखाई देगी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। दुनिया भर के जो सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं इन्हीं मिक्सिंग जोन्स में, इन्हीं जोन्स में जहां पे वार्म और कोल्ड करंट्स दोनों मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये इमेज दे रखी है जिसमें बात की गई है मेजर करंट्स के बारे में। देखो मेरी एडवाइस ये है कि अपनी बुक खोलो और खुद से एक एक करंट को देखो, बिकॉज यहाँ पे अपनी लिमिटेशंस हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको समझ में आए। देखो इक्वेटर पे अगर देखो और ये जो अटलांटिक ओशन वाला रीजन है उसको देखो, तो यहाँ पे एक आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिख रहा होगा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कुछ इस तरीके से बहेगा, और ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये बहते बहते थोड़ा सा सर्कुलेट करेगा, और एक वार्म करंट जिसे क्या बुलाया जाता है, गल्फ स्ट्रीम बुलाया जाता है, ये गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलेगा। ये जो गल्फ स्ट्रीम है कुछ तो इधर घूम के आ जाएगा और कुछ सीधा चला जाएगा। ये जो घूम के आया ये कोल्ड करंट के तौर पे बहेगा, और इसको क्या बुलाते हैं, इसको कैनरीज करंट बुलाते हैं। ये जो सीधा चला गया ये वार्म करंट ही है, और इसको क्या बुलाते हैं, इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बुलाते हैं। ऊपर से अगर देखोगे तो ऊपर से एक कोल्ड करंट चल के आ रहा है जिसको लेब्राडोर करंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, लेब्राडोर करंट बुलाते हैं। गल्फ स्ट्रीम और ये जो लेब्राडोर करंट है ये दोनों लगभग यहाँ पे आके मिक्स होते हैं, और यहाँ पे फिशिंग जोन देखने को मिलता है। नीचे अगर देखोगे जस्ट नीचे, तो ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, सदर्न हेमिस्फीयर में बहने वाला इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आगे जाके घूमेगा और यहां पे ब्राजीलियन करंट देखने को मिलेगा जो कि वार्म करंट है।
ये जो ब्राजीलियन करंट है ये थोड़ा और घूमेगा और इसको क्या बुलाएंगे, इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बुलाएंगे। और फिर थोड़ा और घूमेगा और कोल्ड करंट के फॉर्म में बहेगा और इसको क्या बुलाते हैं, इसको वेनेजुएला करंट बुलाते हैं। इसी के जस्ट नीचे देखोगे तो नीचे से एक कोल्ड करंट और आ रहा है जिसको फॉकलैंड करंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फॉकलैंड करंट बुलाते हैं। अच्छा, अगर पैसिफिक में देखोगे तो पैसिफिक ओशन में भी ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इधर कैलिफोर्निया करंट है, ऊपर अलास्का करंट आपको देखने को मिल रहा होगा, इधर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आपको देखने को मिल रही होगी। नीचे अगर देखोगे तो साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये घूम के आएगा, इधर आपको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट देखने को मिल रही होगी और इधर आपको एक कोल्ड करंट देखने को मिल रहा होगा। ये जो साउथ अमेरिका है इसके कोस्ट पे हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट, ये कोल्ड करंट है। ऑस्ट्रेलिया के अगर वेस्ट कोस्ट पे देखोगे तो आपको एक और कोल्ड करंट देखने को मिलेगा जिसको क्या बुलाया जाता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बुलाया जाता है। अगर अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा, ओग्लास करंट बुलाया जाता है इसको। अगर इधर ऊपर चले जाओगे नदर्न हेमिस्फीयर में, जापान वाली साइड में, तो आपको एक वार्म करंट देखने को मिलेगा जिसको क्रोशियो करंट बुलाते हैं। ऊपर से एक कोल्ड करंट आ रहा है जिसको क्या बुलाते हैं, ओयाशियो करंट बुलाते हैं। तो ये जो करंट्स हैं, इन करंट्स को बुक खोलना और अच्छे से देखना, ये जो करंट्स हैं काम आ जाते हैं, इनको ढंग से देखना। यहाँ पे अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हाँ आप बुक खोलो, अच्छे से इन करंट्स को देखो, स्टडी करो, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अच्छा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक छोटा सा डब्बा और रह गया है, इस छोटे से डब्बे में बात की गई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करंट्स के बारे में। देखो, जब भी करंट्स की बात होती है तो बात होती है ड्रिफ्ट के बारे में, और सवाल आता है कि ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल तौर पे अगर कहें तो स्पीड ऑफ अ करंट को ही क्या बुलाया जाता है, ड्रिफ्ट बुलाया जाता है। जो करंट की स्पीड होती है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको ड्रिफ्ट बुलाया जाता है। और ये जो ड्रिफ्ट होती है, या फिर ये कहें कि ये जो करंट की स्पीड होती है, इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द करंट। कोई करंट कितना मजबूत है वो डिपेंड करता है कि उस करंट की कितनी स्पीड है। फास्ट करंट का मतलब क्या है, कि वो जो फास्ट करंट है उसकी स्पीड ज्यादा है। फास्ट करंट जो होता है वो स्ट्रांग होता है। और ये जो नॉट्स हैं, इन नॉट्स में भी आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि यूजुअली द करंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस। सरफेस पे जो स्पीड होती है करंट की वो सबसे ज्यादा होती है यूजुअली। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे जो स्पीड है वो कम होती जाती है। सरफेस पे जो करंट की स्पीड होती है वो ओवर 5 नॉट्स देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ये जो स्पीड है ये कम हो जाती है, और लेस देन 0.5 नॉट्स तक भी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अगर सिंपल तौर पे बात करें तो ये जो करंट्स हैं इनकी स्पीड जो है वो लगभग 5 नॉट्स या उससे कम के बराबर की देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसके साथ ये जो चैप्टर है और ये जो पूरी बातचीत है हमारी ओशन करंट्स की, ये खत्म हो गई। देखो, मैं फिर एडवाइस कर रहा हूँ कि बुक लेना और अच्छे से ये जो करंट्स हैं इनको देखना, एक मैप में हो सके तो प्लॉट कर लेना। ये जो इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स हैं ये आपको मोटा मोटा समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।